ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। स्वागत आप सभी संदेश टू सोल्जर्स में आप सभी का स्वागत करते हैं। आकाशवाणी के इसी खास कार्यक्रम में आप सुनते हैं आर्म्ड फोर्सेस के ब्रेव मेन एंड विमेन की गाथाएं, उन्हीं की जुबानी, उपलब्धियों के बारे में, चुनौतियों के बारे में, सफलताओं के बारे में, संघर्षों के बारे में। ये जो ताना बाना बुनता है ना, उसी की कहानी, उन्हीं की जुबानी हम सुनते हैं संदेश टू सोल्जर्स में। और आज हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अंकिता श्रीवास्तव, वेटरन आर्मी ऑफिसर। बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद भाषांजलि जी। मैं बहुत खुश हो रही हूँ यहाँ पर आके आज। ऑल राइट। और आपके व्यक्तित्व के बारे में जो सुना, पढ़ा, समझा, आपसे बातचीत की, बहुत ही बहुआयामी व्यक्तित्व है आपका। विशेष उपलब्धियां रही हैं और लगातार ऊंचाइयों को छूने की जो आकांक्षा है, जो इच्छा है और जो पग है, वो बहुत खूबसूरत है। उसके बारे में हम बात करेंगे आज संदेश टू सोल्जर्स में। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे विशेषण हैं जो इस एसेंस को कैप्चर करते हैं, जो आपकी स्टोरी रही है, आपका करियर रहा है। वेटरन आर्मी ऑफिसर आप हैं, साथ ही ऑथर हैं, कोच हैं एंड मोस्ट वाइवेशियस ग्लैड रैग्स मिसेस इंडिया 2009 ब्यूटी पेजेंट, ये भी है, बहुत विशेष रहा है। तो ये सब कहानी कहाँ से शुरू हुई? कहानी यहाँ से शुरू हुई। मैं एक बहुत ही साधारण घर की बेटी हूँ, इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज नाम से आज जाना जाता है, और मैं वहाँ की एक नॉर्मल ऑर्डिनरी घर की, मिडिल क्लास घर की लड़की हूँ, जिसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस, बंधन उस जमाने में, क्योंकि समाज में जो डर थे, जो किस्म की रेस्ट्रिक्शंस थी, घर के बाहर जाने से थोड़ा पेरेंट्स डरते थे कि लड़कियां अकेले जा रही हैं, तो नहीं अलाउ नहीं करते थे हमें कि बाहर जाइए। तो मुझे समझ में आ गया था कि मुझे तो कुछ ऐसा ही बनना है जहां मेरी पर्सनालिटी बहुत सशक्त हो और कुछ मैसेज दे उन लोगों को जो एक बार भी सोचें कि आप मेरे को छेड़ सकें या परेशान कर सकें। वो शायद एक रिबेल टाइप ऑफ दिमाग में आ गया था उसी समय में कि मुझे कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनना है। और वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनने के साथ साथ बहुत सारी चीजें ऐड होती गई, क्योंकि ये ईश्वर का आशीर्वाद है कि जब आप अपने ऊपर बहुत फोकस होकर काम करते हो तो एक ना एक चीजें जुड़ती चली जाती हैं। ओरिएंटेड पर्सन, ये शायद शुरू से, मुसीबतें तो सभी के लाइफ में आती हैं, हर किसी के लाइफ में चैलेंजेस हैं, लेकिन मेरा ये है कि 3 हथौड़े में रखती हूँ अपने साथ, अपनी सारी मुसीबतों को पट पट भर के चपटा करने के लिए। वो हथौड़े हैं मेरे, एक है ग्रिट, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन, बिल्कुल बहुत। दूसरा है मेरा ग्रैटिट्यूड, एंड तीसरा बहुत बड़ा हथौड़ा है मेरा ह्यूमर का। मैं इन तीनों हथौड़ों से अपने सारे केओस एंड चैलेंजेस को चपटा करती रहती हूँ। ऑल राइट। तो मैंने बड़े ध्यान से देखा आपके आसपास, इस स्टूडियो, आकाशवाणी के स्टूडियो में आप पधारी हैं, कोई हथौड़े साथ में नहीं लाई हैं, लेकिन वो जो मानसिक बल है, शारीरिक ताकत भी जिसको कहते हैं, और आत्मविश्वास है और एक आस है कि मैं इस तरह से आगे बढ़ती हूँ। और बहुत खूबसूरत शब्दों के साथ शुरुआत हुई है आज संदेश टू सोल्जर्स की। आज हमारे साथ बहुत ही खास गेस्ट हैं। हमारे साथ हैं कर्नल अंकिता श्रीवास्तव, एंड शी इज अ वेटरन आर्मी ऑफिसर। इनसे बातचीत का सिलसिला अभी शुरू करते हैं। आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो व्हाट्सएप नंबर इज 9868107070। अपने संदेश भेजिए और आज हम तत्पर हैं
बात करने अंकिता जी से। मेरा नाम है शैली भाषांजलि। जुड़िए ना संदेश टू सोल्जर्स। आज हमारे साथ हैं अंकिता श्रीवास्तव जी। फिर से आपका स्वागत करते हैं, पुनः स्वागत करते हैं। और उत्सुकता है जानने की कि पहली लड़की इलाहाबाद की जो इंडियन आर्मी में सेलेक्ट हो गई, इसके बारे में बताइए, क्या प्रतिक्रिया हुई, परिवार समाज ने किस तरह से इसके बारे में देखा? शुरू में तो सबने ही मेरे को डिस्करेज किया कि फौज में लड़कियां क्या करेंगी, क्योंकि किसी ने सुना ही नहीं था, क्योंकि तब तक देखा ही नहीं था लड़कियां। मैं थर्ड बैच में जाने वाली थी और मैं सेलेक्ट हुई थी थर्ड बैच को ज्वाइन करने के लिए। और जो पहला बैच था वो अभी बस निकला ही था और उनको किसी ने देखा नहीं था, किसी को पता ही नहीं था। तो नेचुरली बहुत ज्यादा एप्रीहेंशन था परिवार में, रिश्तेदारों में कि लड़की कैसे जाएगी, क्या करने जाएगी। और मैं आती हूँ एक बहुत ही सिविलियन बैकग्राउंड से, जहां इंजीनियर्स एंड टीचर्स एंड प्रोफेसर्स ही है। तो नेचुरली किसी ने यूनिफॉर्म सर्विसेज वाला कोई सोल्जर बहुत करीब से नहीं देखा था और मैंने भी नहीं देखा था। फर्स्ट जनरेशन। तो मुझे लगा नहीं, मुझे ये करना है। और मैंने ये कैसे निर्णय कैसे लिया मैं आपको बताना चाहूंगी। दूरदर्शन पे एक सीरियल आता था, तो मैं कहना चाहती हूँ इसी चीज को कि दूरदर्शन सपने नहीं बेचता था, मगर वहां से मैंने एक सपना खरीदा और वो सीरियल था उड़ान, जिसमें कल्याणी सिंह नाम की एक आईपीएस लेडी ऑफिसर बनी थी, जो कविता चौधरी द्वारा करा जाता था। और मैंने उनको ये नहीं देखा कि वो क्या बन गई हैं, मैंने उनकी जो स्ट्रगल देखी कि किस प्रकार से उनने अपनी स्ट्रगल को अपनी फिर कैसे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया। जहां उनके पिताजी को धक्के मार के निकाला जाता था गवर्नमेंट ऑफिसर्स से, उनका कुछ इश्यूज थे, पर्सनल इश्यूज थे, जो भी थे। तब मुझे लगा कि जब आप कोई एक सशक्त पर्सनालिटी बन सकते हो, अगर आप अपना फोकस लगाओगे, तो आपकी बहुत सारी सोल्यूशंस मिल जाती हैं आपकी चीजों को। तो मुझे लगा कि मुझे यही करना है, आईपीएस बनना है। लेकिन उस समय आईपीएस ही मैंने सोचा था, आर्मी में लड़कियां नहीं जाती थी इन द 90s। 1992 में पहला बैच गया है, आज से 32 इयर्स बैक बेसिकली। तो मैंने सोचा मुझे भी ज्वाइन करना है। एंड जैसे मैंने ग्रेजुएशन किया, मैंने ये एग्जाम दिया एंड आई गॉट सिलेक्टेड एंड आई बिकेम 6th इन द मेरिट ऑल इंडिया। तो मुझे बहुत खुशी थी वहां पे जाने की, लेकिन डेफिनेटली घर वालों को थोड़ा सा संकोच था। हाँ, लड़की अकेले इतनी दूर 24 साल की जाएगी, समाज अलग था, परिवेश अलग था, बिल्कुल सोच अलग थी, बिल्कुल। लेकिन उसमें से आपने एक सही चुनाव किया और इंस्पिरेशन को ढूंढ के निकाल लिया। आपने दूरदर्शन की बात की, तो शायद आपका आना संदेश टू सोल्जर्स में एक इंस्पिरेशन के तौर पे कई महिलाओं को, कई लड़कियों को, लड़कों को जो पूरे देश में हमसे जुड़े हैं जरूर मिलेगा। तो शुरुआती दौर की जिंदगी कैसी रही इंडियन आर्मी में? ओके, इंडियन आर्मी तो डेफिनेटली बहुत चुनौतीपूर्ण थी, ट्रेनिंग बहुत टफ थी। और हमने जो कि कॉलेजेस में अपने, जहां हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, वहां तो नेचुरली हम कैसे जाते थे, सैंडल पहन के, सलवार कुर्ता पहन के, एक सिंपल सी थी। बट हमने जैसे ही इंडियन आर्मी में ट्रेनिंग में कदम रखा, जो भारी भरकम जूते पहन के हमें दौड़ना पड़ता था, या हमें हथियार उठा के दौड़ना पड़ता था, या पनिशमेंट के दौरान भी हथियार उठा के दौड़ना पड़ता था, या हमने जो ड्रिल करनी है, जो हमने परेड करनी है, या जितने भी फिजिकल एक्टिविटीज थी, वो तो डेफिनेटली बहुत टफ थी। लेकिन धीरे धीरे बहुत सारा खून पसीना और बहुत कुछ बहाया, और गिव अप नहीं करना है, ये तो बिल्कुल क्लियर था। ये तो लाइफ एंड डेथ का क्वेश्चन था कि घर तो बन के ऑफिसर ही जानना है। और इंडियन आर्मी में जब ऑफिसर बनने की जो दृढ़ता थी, उसी ने मेरे को मेरी ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के लिए कंटिन्यूअसली मोटिवेट किया। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। आप मोटिवेटेड होती रही। कभी कभी सेल्फ मोटिवेशन भी बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि एज अ वुमन ऑफिसर एडिशनल चैलेंजेस भी रहे होंगे आपसे, इस बात से हम मुकर नहीं सकते हैं। लेकिन सबको पार करते हुए, जिसको कहते हैं ना एक अच्छे तैराक की तरह, उस डिफिकल्ट सिनेरियो को, और इसको आपने पार किया, बहुत खूब। अब कुछ ऐसी चीजें जो रोमांचक लगती हो आपको उस दौरान, जो आपने महसूस किया और अभी भी आपके जहन में बसी हुई हैं? हाँ, मैं इंडियन आर्मी में कमीशन होने के 3 महीने बाद जब मैं अपने घर गई इलाहाबाद और मेरे ब्रदर की शादी थी, तो मेरी नानी ने मेरे को बिंदी चिपकाने का एक लिक्विड मंगाया बाजार से, और मैं अपनी पुरानी खटारा साइकिल उठा के, जो मैं यूनिवर्सिटी में चलाती थी, उसी को उठा के मैं चली गई और दुकान में सामने लगाया और उसको बोला कि मुझे ये पुराना, ये मतलब ये आप दे दीजिए। तो उसने कहा, ये क्या लेके आए हो, पुरानी चीज, नया जमाना हो गया है, देखो इलाहाबाद की लड़की कहाँ से कहाँ ज्वाइन कर ली, मतलब इंडियन आर्मी ज्वाइन कर गई, कितना चेंज हो गया
इलाहाबाद, और तुम पुरानी चीज मांग रहे हो, तुम नई चीज मांगो। और वो मुझे न्यूज़पेपर में मेरी ही फोटो मुझे दिखा रहा था कि मैंने उसके भरोसे को बरकरार रख के वो आइटम खरीदा और चुपचाप अपनी साइकिल उठा के मैं घर आ गई। ब्रिलियंट। और अब आप इलाहाबाद जाती हैं, देखती हैं लड़कियों को वहां, तो हाउ डू यू फील? दे आर कमिंग अप, दे आर गोइंग इन एवरी सोसाइटी चेंज हो रही है। Right. और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ईश्वर की कि मैं वो चेंज मेकर बन के रही। मैं उस एरा में पैदा हुई। आज मैं सोचती हूँ कि जहां मेरे को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली एक चेंज को लाने के लिए, और मैं वो चेंज को सक्सेसफुली ला पाई। परिवेश में कुछ मैंने एडिशन किया है अपनी तरफ से भी, ये मुझे लगता है कि मेरा ये कंट्रीब्यूशन है। और आज जो लड़कियों को मैं देखती हूँ, दे आर ब्रिलियंट। आज की जनरेशन तो एज इट इज बहुत ब्रिलियंट है, और मैं समझती हूँ कि दे आर गोइंग टू मूव अहेड एवरी मिनट ऑफ देयर लाइफ। बस थोड़ा से फोकस, थोड़ा सा गाइडेंस, थोड़ा सा आप उनकी हैंड होल्डिंग कर देंगे तो बस हो जाएगा। हाँ, आपके बारे में पढ़ रही थी कि डेडलीस्ट एरियाज में आप गई, और उसके बाद सारी तरह की जो फायर वेपन्स होते हैं उसकी ट्रेनिंग ली, चाहे वो AK-56 हो, कार्बाइन्स हो, LMGs हो, बहुत सारा नाम है इसमें। और आप जो मंद मंद मुस्कुरा रही हैं इन नामों के बाद, कैसा लगता था उस वक्त, और किस तरह का कौतूहल पहले और बाद में कॉन्फिडेंस कैसा था? डर तो बिल्कुल नहीं था मुझे। डर तो खैर कभी भी नहीं था। अच्छा। कभी भी जिंदगी में डर नाम की चीज, मुझे फिजिकल डर ऐसा नहीं था कि मैं किसी चीज से डर जाऊं। मुझे कौतूहल था, यस, एक्साइटमेंट था। मुझे हर वो नई चीज करने का मतलब एक दिमाग में क्लियर था, करके देखते हैं क्या होगा। ऑलराइट। आपसे पूछेंगे ऑपरेशन कारगिल के बारे में बस थोड़ी देर में, क्योंकि एक गाना जो आप गुनगुनाते हुए जो आई थी, ये जो गाना बहुत ही खूबसूरत गाना है, किशोर कुमार की आवाज में आपने कहा, ये नैना, ये काजल, इससे भी जुड़ी आपकी कहानी जीवन की क्या है, इसके बारे में बताइए। जीवन की कोई नहीं है, मतलब मैं एक बहुत टॉम बॉय लड़की होती थी। ना तो मेरे जुल्फे थी, ना ही मेरे पास मुझे पता था कि काजल क्या होता है। मेरे को अलाउड ही नहीं था। मेरे घर में पिताजी ने लिपस्टिक भी नहीं लगाने की कभी अनुमति दी। तो मैं जब ये गाना बजता था, मैं सोचती थी कि कभी मेरे लिए कोई ये गाना गाए जब मैं उस रूप में आऊंगी। तो मेरे लिए कभी गाना नहीं गाया किसी ने। तो ये गाने से मेरे को इसीलिए लगाव है कि मैं बस उस जमाने से सोचती आ रही हूँ। ये नैना, ये काजल, ये जुल्फे, ये आंचल, ये नैना, ये काजल, ये जुल्फे, ये आंचल, खूबसूरत सी हो तुम गजल। वेलकम बैक टू संदेश टू सोल्जर्स, और आज हमारे साथ हैं अंकिता श्रीवास्तव। हमारी बातचीत का सिलसिला तो अभी शुरू हुआ है, और लेकिन हमारे जो लिसनर्स हैं हमसे जुड़ते चले जाते हैं लगातार। यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस आए, भी पढ़ती हूँ मैसेज, लेकिन आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहती हूँ अभी कि आपको बतौर फर्स्ट लेडी ऑफिसर पोस्ट किया गया काउंटर इंसर्जेंसी एरियाज में, वो सुनने में बहुत ही लगता है डेंजरस। अनुभव कैसा था? घर वालों ने जब सुना तब तो उनको बहुत ही तकलीफ हुई, लेकिन चूंकि मैं तो यूनिफॉर्म इंडियन आर्मी की ऑफिसर हूँ उस दौरान, तो मेरे लिए तो डर का तो कोई महत्व नाम की चीज ही नहीं थी। और मैंने वॉलंटियर किया था उस पोस्टिंग के लिए, और मैं फर्स्ट लेडी ऑफिसर बनी काउंटर इंसर्जेंसी एरिया में पोस्ट होने के लिए। तो अनुभव क्या था कि मैं सारे श्रोताओं को यही बताना चाहती हूँ कि हम आज की जिंदगी में अपने केओस एंड चैलेंजेस एंड हमारे बहुत सारी चीजें करते हैं कि हमारे पास ये नहीं है या वो नहीं है, या हमारे को ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो मैं सभी श्रोताओं से यही अपना एक चैलेंज, जो कि मेरा 3 साल उस दौरान जो मेरा डेली का चैलेंज था, वो था बहुत छोटा सा था मेरे हिसाब से, तो जो मैं बताऊंगी कि जिंदा ऑफिस पहुंच जाऊं और जिंदा ऑफिस से घर पहुंच जाऊं। और उस जमाने में मोबाइल नहीं था, तो हस्बैंड को नहीं पता चलता था कि मैं ऑफिस पहुंच गई हूं जिंदा या नहीं। सो एक शॉल को लपेट के मैं अपनी फिएट कार को चला के अपने घर से पहुंचती थी उस जगह पे जहां मेरा वर्क प्लेस था। मुझे नहीं पता था वो शॉल मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था या मेरी आइडेंटिटी को छुपा रहा था, लेकिन डेफिनेटली वो बहुत बड़ा चैलेंज था। हमें नहीं पता था कि कब अटैक हो जाएगा टेररिस्ट का या कब क्या हो जाएगा, बट ठीक है, मुझे किसी
भी दिन ऐसा नहीं महसूस हुआ कि मैं कोई डर का सामना कर रही हूँ। इस अदम्य साहस जो शब्द हम यूज करते हैं ना, उसकी आवश्यकता होती है। और हमारे एक लिसनर भी यहाँ लिखते हैं, तरुण कुमार लिखते हैं अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से। बहुत खूबसूरत बातें उन्होंने लिखी है, उत्कृष्ट शैली की बात की है, फिर आपकी बात की है कि महिला सोल्जर जो हमारे साथ हैं उनके अदम्य साहस शौर्य से हमारा देश सुरक्षित है। उन्होंने जो हथौड़े बताए अपनी समस्याओं को मिटाने के लिए, वो हथौड़े हम अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे ना तो समस्याओं का अंत हो जाएगा। बिल्कुल। तो आपकी शुरुआती बातें दिल में घर कर गई हैं और आशा करते हैं कि और भी लोग, इट्स लाइक अ रिपलिंग इफेक्ट, यू नो, दैट इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड इट स्प्रेड्स अराउंड। एग्जैक्टली। ऑलराइट, हमने काउंटर इंसर्जेंसी एरियाज के चैलेंजेस की बात की, जो आपने बहुत कम शब्दों में बहुत ज्यादा कुछ बोल दिया। कारगिल युद्ध, आप उस समय का आपकी भूमिका थी, क्या थी उसमें? कारगिल युद्ध के दौरान मैं काउंटर इंसर्जेंसी में ही पोस्टेड थी, तो मुझे मौका मिला फर्दर नॉर्थ ईस्ट में जाने का, इंडो चाइना बॉर्डर तक जाने का। और मैं चूंकि एक लॉजिस्टिक्स टीम की पार्ट थी, तो मेरा काम था लॉजिस्टिक सपोर्ट देना फाइटिंग आर्म्स को बेसिकली। और मेरे हस्बैंड उस समय इंडियन एयरफोर्स में अभी भी पोस्टेड है, तो वो इंडियन एयरफोर्स में थे, वो किसी और जगह उनको आगे भेजा गया। तो हम दोनों अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग जगह पे। और शाम को जब हमारी न्यूज आती थी, नेचुरली अच्छी जो नहीं होती थी कारगिल युद्ध से, हमारे साथी जब अपने शहीद हो जाते थे धरती माता के लिए, तो मतलब बहुत ही माहौल गमगीन हो जाता था, बहुत दुख लगता था, तकलीफ होती थी, क्रोध भी आता था दुश्मन के प्रति बहुत ज्यादा था। और इस पूरी भावनाओं के साथ साथ हम अपनी अपनी पोस्ट पे भी थे, और उस पोस्ट पे पहुंचना आसान नहीं था। ब्रह्मपुत्रा रिवर के अक्रॉस था वो पोस्ट जहां मैं आगे गई थी, जिसको 8 घंटे की बाय रोड जाना, उसके बाद 2 नदियां पार करना। और ब्रह्मपुत्रा में जब आप क्रॉस करते थे उस टाइम में, उस जमाने की, मैं 90s की बात कर रही हूँ, 99 के, वो एक ऐसी नाव होती थी जिसमें चढ़ने का और उतरने का कोई सीढ़ी नहीं होती थी, और आपने अपने हथियार के साथ आपने चढ़ना है और हथियार के साथ ही उतरना है। और उतरते समय हथियार जमीन में नहीं लगना चाहिए, देयर इज नो सीढ़ी। हाँ, आपको सिर्फ कूदना ही है। तो मैंने कूदा और मैं अपने घुटने तो छिलवाए, लेकिन मैंने हथियार को जमीन में नहीं लगने दिया, मेरे हाथ ऊपर थे। तो ये, और आगे जाके हमारी एक डेंगी पलट गई, हम पानी में, बीच पानी में पलट गई, फिर हमने उसको सीधा किया, फिर हम पानी में ही चलते रहे अपने। एंड आई वॉज द ओनली वुमन सोल्जर इन दैट टीम। बाकी हमारे सारे पुरुष। और इसी दौरान हमें वॉशरूम जाना है, तो वो भी एक बहुत बड़ा, क्योंकि उस जमाने में तो ऐसे आपको रेस्टोरेंट नहीं थे उस एरिया में, तो आपको किसी घर में नॉक करके ही जाना है, और हथियार लेके आप पूरे कॉम्बैट में ड्रेस्ड हूं मैं। और मैंने जब नॉक किया तो वहां एक ओल्ड महिला देख के मेरे को लिटरली घबरा गई। तो मैंने उसको बोला कि मुझे वॉशरूम यूज करना। एंड वी डू नॉट नो कि उसमें टेररिस्ट होंगे, ये भी नहीं पता हमें। हमें नहीं पता वो घर सेफ है कि नहीं सेफ है, बट ठीक है, वो हमने चांस लिया है, क्योंकि हमें एक पैटर्न होता है हमारा चांस लेने के लिए भी, एक SOP होती है कैसे अपने को प्रोटेक्ट करना है। वो सारे हम प्रिकॉशंस लेते हैं एज एन आर्मी ऑफिसर्स एंड एन आर्मी सोल्जर्स। तो जब हम जाने लगे तो उस महिला ने कहा, मेरे को देख के स्माइल किया। उसकी भाषा मुझे नहीं आती थी, उसको मेरी भाषा नहीं आती थी, मगर उसने टूटी फूटी हिंदी में बोला, आर्मी वाला लड़की। अरे वाह, क्या बात है। ये सब जमीनी सच है जो आप लोग फेस करते हैं, किया होगा आपने डेली बेसिस पर। और यूं ही लोग भारत की नारी का सम्मान और उस आदर से नहीं देखते हैं, एंड स्पेशली इफ दैट वुमन इज अ सोल्जर। सो ऑब्वियसली, और यहाँ पर इतना सिलसिला लगातार आप देख ही रही हैं मैसेजेस का है। प्रकाश जी मुंबई से लिखते हैं कि संदेश टू सोल्जर्स, बहुत खूबसूरत शो, अच्छी जानकारियां, एक रेडियो की जान, एक देश की शान, और अपना प्यार भेजते हैं प्रकाश शिंदे जी। एंड ये भी मैसेज आया है, धर्म जी का मैसेज आया है। मैसेजेस तो बहुत आते हैं, आपको भी बहुत प्यार वाले मैसेजेस आते होंगे, जैसा कि आपने कहा था। आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे डिस्क्राइब करेंगी अंकिता? गिव मी अ टास्क, आई विल डू इट। क्या आदेश करिए, रियली मुझे आता हो नहीं आता हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उस काम को जरूर करूंगी।
बहुत ही खूबसूरत यात्रा के बारे में बात हो रही है। आज हमारे साथ स्टूडियो में है वेटरनरी ऑफिसर कर्नल अंकिता श्रीवास्तव। आगे बात होनी है क्योंकि अभी तो सिर्फ 3:30 बजे हैं। 4 बजे तक हम आपसे आपकी यात्रा के चुनिंदा पल निकालेंगे, बात करेंगे। आकाशवाणी पर जब ये शो आता है तो तमाम देश के लोग हमसे जुड़ते हैं, जैसा आप देख रही हैं यहाँ पर। और आकाशवाणी से आप भी जुड़ी हैं। आकाशवाणी के उस युवाणी चैनल से आपका नाता क्या विशेष रहा? मैंने जैसे कि कहा कि मैं बहुत ही ऑर्डिनरी मिडिल क्लास घर की लड़की हूँ और ऐसे परिवेश में बड़ी हुई हूँ जहाँ बहुत रेस्ट्रिक्शंस, बहुत सारी पाबंदियां थी, बिकॉज समाज ही ऐसा था। मैं अपने माता पिता को नहीं ब्लेम करती हूँ आज, क्योंकि वो युग ही ऐसा था कि जहाँ डर, भय, बहुत सारी चीजें होती थी। तो एक लड़की होने के नाते भी थोड़ा सा ये तो था ही कि आप बात नहीं कर सकते हो, हंस नहीं सकते हो, जोर से नहीं बोल सकते हो। और शायद मेरे अंदर से बहुत जोर जोर से बोलने का मन होता था। अब मैं बोलूं कहाँ, क्योंकि अलाउड ही नहीं है। स्कूल में तो मेरे को हर समय पनिशमेंट जोन में रहती थी, फिंगर ऑन माई लिप्स करके या ब्राउन पेपर मेरे मुंह पे चिपका दिया जाता था। तो मुझे बहुत पनिशमेंट मिलती थी बोलने के लिए। तो मुझे जब मौका मिला, शायद मुझे ये नहीं याद आ रहा मैं आकाशवाणी तक कैसे पहुंची, मगर मैं साइकिल उठा के जरूर पहुंची थी। बहुत दूर तक अपने साइकिल से गई और मैंने बोला कि मैं पोएम्स लिखती हूँ, मुझे पढ़ना है, क्योंकि मैंने युवाणी प्रोग्राम सुना था रेडियो पे। शायद वही हमारा एंटरटेनमेंट था उन दिनों, हमारे पास और कुछ तो था भी नहीं। तो मुझे मौका दिया गया युवाणी में अपनी कविताओं को पढ़ने का और मैंने पढ़ा। और मैं उसको, मेरे घर में रेडियो भी नहीं था, तो मैं जो लाइव प्रोग्राम था वो तो नहीं सुन पाती थी। मेरी मम्मी कई बार मेरे साथ जाती थी तो वो बाहर बैठ के सुनती थी, या वो कभी जब रिकॉर्डेड होता था तो मैं अपने लैंडलॉर्ड के घर में जाके बैठती थी और मैं रेडियो उनका ऑन करवाती थी। और ये मजे की बात है, ये सारी कार्रवाई मेरे पापा के परमिशन के बिना हो रही होती थी, क्योंकि वो कहते थे तुम डॉक्टर बनो, पढ़ाई करो, डॉक्टर बनो। शायद मेरे अंदर कहीं कोई एक लेखिका छुपी थी या एक वॉइस करने का एक कुछ था। तो ये आकाशवाणी से मेरा, और मैं आज यहाँ जब आकाशवाणी में आई हूँ इतने सालों बाद, मतलब ऑलमोस्ट 34 इयर्स लेटर, तो मतलब एक भगवान का ये आशीर्वाद ही है। और मैं चाहती थी, और सच बताऊं आपके श्रोताओं को मैं ये भी बताना चाहती हूँ, मुझे ईश्वर ने हर कुछ वो चीज दी है जो मैंने चाहा है, जो आज हम मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। अगर आप शिद्दत से किसी चीज को चाहते हो, जो कि शाहरुख खान ने भी अपनी एक मूवी में बोला है, तो आप जो चाहते हो ना वो आपके पास आती है। जस्ट हैव फेथ इन योरसेल्फ कि मेरे को समय से, जब समय के बाद भी मिल जाएगी, लेकिन मिलेगा आपको, वो ऐसा कुछ नहीं है। इन बातों को सुनकर के गांठ बांध लीजिए। बहुत अच्छी प्यारी बातें, इंस्पिरेशनल बातें आ रही हैं यहाँ पर आज संदेश टू सोल्जर्स से। उन दिनों जो महिलाएं थी वो 14 वर्ष से ज्यादा सर्विस नहीं कर पाती थी। आप उस टाइम में थी? हाँ, मैं थोड़ा जल्दी पैदा हो गई हूँ शायद। तो उस टाइम में केवल 14 साल ही तक, दैट वाज द मैक्सिमम, कोई महिला अधिकारी सर्व कर सकती थी। जैसे कि 2020 में परमानेंट कमीशन आया, तब तक तो मैं काफी पहले ही निकल गई थी। तो 2008 में मैंने 14 वर्ष पूरे कर लिए। अब घर आ गए। अब मैं सिर्फ अपने इतने सारे जो मिलिट्री शूज थे और मिलिट्री यूनिफॉर्म थी उसको ही देख देख के डिप्रेस होती रहती थी, क्योंकि मैं एक somebody to nobody बन गई थी। मैं कुछ तो थी, एक पर्सनालिटी, और वहां मुझे एकदम से मैं कुछ नहीं बन गई। तो वो मुझे बहुत कष्ट होता था और थोड़ा डिप्रेसिंग लगता था, और मुझे समझ में नहीं आता था मैं ऐसा कौन सा इंटरेस्टिंग और बड़ा ही चैलेंजिंग क्या काम करूं जहां मेरी सारी दिमाग और मेरी शक्तियां इस्तेमाल होंगी। और उसी दौरान मुझे एक भगवान ने फिर रास्ता दिखाया। हर बार भगवान मेरे को रास्ता दिखाते हैं, हर किसी को दिखाते हैं, और वो था एक ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका, जो कि मैंने किया। और वो बहुत ही 180 डिग्री ऑपोजिट मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा था। मुझे पता था ये सबसे चैलेंजिंग काम होगा। जिस लड़की को लिप लाइनर और आई लाइनर के बीच में अंतर नहीं पता हो, और जिसने सिर्फ सावधान और विश्राम के 2 ही पोज जीवन में जाने हो, उसको रैंप वॉक का पोज करना है। ये एक चुनौती भरा कार्यक्रम था मेरे जीवन का, और मैंने इसको लिया। और 2200 या 2500 महिलाएं जिन्होंने मैरिड लेडीज ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें से केवल 22 मैरिड लेडीज को सेलेक्ट किया था मॉरिन वाडिया जी ने, एंड मैं उन 22 में से एक थी। और मैंने 1 महीने की मॉरिन वाडिया जी के बूट कैंप में हिस्सा बनी हूँ। बहुत कुटाई हुई, बेसिकली
डोंट वॉक लाइक अ सोल्जर, मुट्ठी खोलिए, कंटेस्टेंट नंबर 5, कोरियोग्राफर बहुत माथा पीकता था अपना। मैं उसके लिए चैलेंज थी एक्चुअली कि वो मुझे एक प्यारी सी महिला बना दे, जो मैं एकदम सोल्जर जैसी मजबूती वाली मेरी पर्सनालिटी थी। मैंने कभी हील्स नहीं पहनी थी अपने जीवन में, मैंने कभी कुछ भी ऐसी चीजें नहीं, मैंने मेकअप नहीं यूज किया था, मुझे मालूम ही नहीं था क्या होता है। और शायद मैंने तो अपने जीवन में जिम भी नहीं देखा था, और वहां जिम करना कंपलसरी था। मैं जिम की मशीन के सामने, जिसको क्रॉस ट्रेनर कहते हैं, जो आज मुझे पता है, मैं कम से कम 15 मिनट तक खड़ी रही। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था इस पे चढ़ते कैसे हैं, क्योंकि एज अ सोल्जर मैं अपना पीटी ग्राउंड में मैंने पूरी जिंदगी अपने 14 साल मैंने उसी में बिताया। मार्च, दौड़ना, पीटी करना, फिजिकल एक्टिविटीज करना, तो मुझे तो पता ही नहीं था। अंकिता जी, आपकी बातें सुनकर बहुत सारी गर्ल्स स्पेशली इंस्पायर हो रही होंगी। पीपल हु एस्पायर टू गो टू ब्यूटी पैजेंट्स, दे फील दैट। सो कैन यू डिफाइन दैट ब्यूटी फॉर अस, दैट ब्यूटी इज नॉट ओनली ऑल अबाउट योर द शेपली नोज प्रॉब्ली एंड द ईयर्स, इट्स प्रॉब्ली बियॉन्ड। उसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? इज इट अबाउट डिसिप्लिन, ट्रेनिंग, इमोशनल, मेंटल? ब्यूटी इज अबाउट सरेंडरिंग योरसेल्फ टू अदर पीपल्स। जो काम आपको सिखा रहे हैं, पहली बात आप उनको सरेंडर करिए। आप उनको ब्यूटी इज नॉट शोइंग एरोगेंस, ब्यूटी इज नॉट शोइंग घमंड, ब्यूटी इज बीइंग वेरी ग्राउंडेड, बीइंग वेरी वेरी ग्राउंडेड, नॉट कि मैं ही फन्ने खा हूं। मेरे हिसाब से तो ब्यूटी वो है। ब्यूटी वो नहीं है जो आपकी नैन नक्श जो भी है, वो तो भगवान ने, आप लकी हो। एक चीज मैं और श्रोताओं को बताना चाहूंगी, ये आपका क्रेडिट नहीं है आप कहाँ पैदा हुए हैं, मगर आपका दोष है आप कैसे मरेंगे। तो मुझे ये बिल्कुल क्लियर है कि मेरे हाथ में नहीं था। मैं एक अमिताभ बच्चन के घर में भी पैदा हो सकती थी, या मैं जहां पैदा हुई, मगर मैं जब इस दुनिया से अलविदा कहूंगी तो मेरी पर्सनालिटी डेफिनेटली कुछ ना कुछ होनी चाहिए। ये मैं सबको बताऊंगी कि ये आपके ही हाथ में है। वेल सेड, वेरी वेल सेड। और मोनू सेठ लिखते हैं सलाम, जय हिंद लिखते हैं, और यहाँ पर हमारे साथ जुड़ गई हैं नोएडा से मनीषा। एंड थैंक यू मनीषा फॉर लवली वर्ड्स। और ये लिखती हैं कि अच्छा लग रहा है इनको, बहुत इंस्पायरिंग लग रहा है। मनीषा कहते हैं कि कुछ मुसाफिर ऐसे होते हैं जिनका रास्ते भी इंतजार करते हैं, और ऐसा ही एक मुसाफिर आज हमारे साथ संदेश टू सोल्जर्स के स्टूडियो में है। स्वागत आपका एक बार फिर अंकिता जी, बहुत स्वागत आपका। और 14 वर्ष आपने सर्व किया आर्मी को, बहुत सारे अनुभव, यादें, रोमांचक उपलब्धियां, मायूसियां सारी लपेट करके किस तरह से आप उस चीज को डिस्क्राइब करेंगे, या क्या कहेंगी उसके बारे में? व्हाट हैव यू टेकन फ्रॉम देयर? डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, ग्राउंडेडनेस, ह्यूमिलिटी, गिविंग बैक टू द सोसाइटी। क्या मैं दे सकती हूँ? क्या मैं लोगों को सिखा सकती हूँ? क्या वो जो मैंने जो वहां से सीखा है, जो लोग मेरे जितने फॉर्चुनेट नहीं है वहां पहुंचने के लिए, इंस्पाइट ऑफ उन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत सारे लोग होंगे, मैं उन तक क्या पहुंचा सकती हूँ? एंड एक ज़ील ऑफ लर्निंग समथिंग न्यू, हमेशा हमेशा नई चीज को सीखने की चाह बनी हुई है, आज भी बनी हुई है। और कौतूहल, हर उस चीज के प्रति कौतूहल जो मैंने अब तक देखी नहीं है। और वो एक बहुत बड़ी चीज जो मेरी शायद पर्सनालिटी का हिस्सा है, ये ईश्वर का वरदान है कि पब्लिकली अपने फ्लॉ को, अपने इग्नोरेंस को, अपनी जिस चीज के बारे में मुझे नहीं पता है, मान लीजिए जैसे कि मैं आपके आज सामने बैठी, मुझे तो नहीं पता ये आपके इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, तो मुझे ये एक्सेप्ट करना चाहिए और मुझे बताना चाहिए, और मैं बता सकती हूँ कि भाई मुझे नहीं पता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये चीजें मैंने सीखी हैं कि लाइफ में, और मैंने टेक अवे की हैं फ्रॉम द इंडियन आर्मी। और मैं तो इसका मतलब ये कि जो लोग, जो एट्रीब्यूट्स होने चाहिए जो आर्मी की तरफ तत्पर हैं जाने के लिए या जाना चाहते हैं एस्पिरेंट्स, उनमें क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, कुछ इस तरह के? हाँ जी, पहली बात तो आर्मी इज एक्चुअली आर्मी इज अ वे ऑफ लाइफ, इट्स नॉट अ प्रोफेशन। और आर्मी आपको खुद चुनता है, इंडियन आर्मी, आप नहीं चुनते हो आर्मी को। और वो एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, सबसे बड़ा एट्रीब्यूट होना चाहिए अपने साथ ईमानदारी, ऑनेस्टी। ब्रेवरी तो बाद में आ जाती है, ट्रेनिंग करने के दौरान ही आपको ब्रेवरी आ जाती है। आप बचपन में भूत से नहीं डरते, ये ब्रेवरी नहीं है। चलो मैं भी ऐसी थी
लेकिन जो अलाइनमेंट, आप अपने को कितना एनवायरनमेंट से अलाइन कर सकते हो, ये एक बहुत बड़ी चीज है जो इंडियन आर्मी देखती है। क्या आप शेप करे जा सकते हो, क्या आप मोल्ड किए जा सकते हो, या आपके अंदर इतनी एक स्टिफनेस है कि आप जैसे हो आपको तो चेंज ही नहीं किया जा सकता। यू हैव टू बी मोल्डेबल, यू हैव टू बी कि आप चेंज करने लायक आपके अंदर कुछ है, और आपके अंदर सीखने की कुछ चाह है, आपके अंदर एनवायरनमेंट से अलाइन करने की चाह है, और आप उसमें कोई गुरूर नहीं करते हो कि नहीं मुझे तो सब कुछ आता है, मेरे को तो कुछ अब सीखना नहीं है। जहां आपने वैसे भी किसी ने ये सोच लिया कि मुझे तो सब कुछ आता है, कुछ नहीं सीखना, वहीं उसकी ग्रोथ ही खत्म हो गई। तो वो जो ग्रो करने के एक तरीके हैं, अगर आपके अंदर वो एट्रीब्यूट है, एंड ऑफ कोर्स ऑनेस्टी, ईमानदारी, समाज के लिए कुछ सोचना, दूसरों के लिए सोचना, ना कि अपने लिए, बहुत बड़ी चीज है ये। मैं आई थिंक मैं जो कह रही हूँ, लोगों के अंदर नहीं होती है कि हम दूसरों के लिए क्यों सोचें, हम अपने लिए ही सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एट्रीब्यूट होना चाहिए कि आप हर जगह, क्योंकि आप जब देखेंगे एसएसबी में जो एस्पिरेंट्स जाते हैं उनको पता होगा कि वहां पर ये देखा जाता है कि आप दूसरों के लिए कितनी मदद, आप दूसरों के लिए कितना हाथ अपना दे रहे हो, उनको खींचने के लिए, पुश करने के लिए नहीं, पुल करने के लिए। जी, आकाशवाणी के माध्यम से आपकी बातें तो हम तक पहुंच रही हैं, जिसको हम समझ रहे हैं, गांठ भी बांध रहे हैं, लेकिन लेखनी भी एक बहुत सशक्त माध्यम है अपनी अभिव्यंजना का, अपनी क्रिएटिविटी का। इट्स अ वेरी वेरी जैसे एज दे से पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। तो आप एक लेखक भी हैं, किस तरह की लेखनी? हाँ जी, तो मेरा जो एक्सपीरियंस भगवान ने इतना अच्छा दिया है, इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस दिया, और मैं बोलूंगी कि मेरी लाइफ में ऐसा नहीं है कि सब अच्छा ही अच्छा हुआ। मेरे बाद बहुत सारे फेलियर्स हैं मेरी लाइफ के, बहुत सारे फेलियर्स हैं, लेकिन उन फेलियर्स को मैंने फिर ओवरकम कैसे किया, उनको सोल्यूशन ओरिएंटेड अपने आप को कैसे बनाया, और मैंने वो कथाएं मैंने जो लिखी हैं, जो मेरी ब्यूटी पेजेंट में जब गई, जो मुझे कुछ भी नहीं आता था, मैंने बताया मैं वहां गई इसीलिए क्योंकि मुझे एक ट्रू ब्लू वुमन बनना था, क्योंकि मैं एक बहुत सख्त ऑफिसर जैसी पर्सनालिटी हो चुकी थी, तो मैं सीखना था। तो उसके लिए मैंने जब किताब अपनी लिखी, क्योंकि वो एक्सपीरियंस इतना बड़ा है कि मैं 2 शब्दों में और 2 लाइनों में बता ही नहीं सकती हूँ, तो उसके लिए मुझे पूरी किताब लिखनी पड़ी, ऑलिव ग्रीन टू ब्यूटी क्वीन, और ये बेस्ट सेलर भी बनी। एंड व्हाट डज इट से, ऑलिव ग्रीन टू ब्यूटी? इट टॉक्स अबाउट कि मैं कहाँ से, एक ऑलिव ग्रीन मतलब इंडियन आर्मी, मैं वहां से आई हूँ और मैं एक ब्यूटी पेजेंट पे आती हूँ, और मेरा कितनी बार गिर गिर के उठना, कितनी बार मैं लुढ़कना फुड़कना, फेल होना, मतलब लोगों द्वारा मेरे ऊपर हंसना, लोगों ने मेरे को राइट ऑफ कर दिया था कि ये कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन मैंने गिव अप ना करना उस परिवेश में जाके भी, जो कि मेरे लिए बिल्कुल न्यू था, और फिर भी मैंने वहां पे नेशन को एकदम दिखाया कि मैं मार्चिंग के बाद मैं अपने को ट्यून कर सकती हूँ, एक डेलिकेट रैंप वॉक करने के लिए भी मैं सीख सकती हूँ। तो वो मैंने ऑलिव ग्रीन टू ब्यूटी क्वीन की किताब में मैंने लिखा है। और कितनी खूबसूरती से और बड़ी एनर्जी के साथ अपने फेलियर्स के बारे में बता रही हैं। प्रॉब्ली दैट्स द स्टेपिंग स्टोन टू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। यस, आपको शर्माना क्यों अपने फेलियर से, अपनी लिमिटेशन से क्यों शर्माना? जिस दिन आप लिमिटेशन से शर्माना छोड़ दोगे, और जिस दिन आप अपने को घमंड करना छोड़ दोगे, आप अंडर प्ले करोगे, हाँ मुझे नहीं आता है, 100 हाथ आपको सिखाने के लिए आते हैं, और ये मेरे साथ हमेशा हुआ है। मैं पहले ही बता देती हूँ अगर मुझे कुछ नहीं आता है तो आप मेरे को क्यों, मैं आपको चैलेंज थोड़ी ना कर रही हूँ कि अरे मुझे शैली जी मुझे तो सब कुछ आता है, आप जो कर रहे हो ये। मैं तो युववाणी में 32 साल पहले गई थी, आकाशवाणी में, मैंने तो नहीं बोला ना, तभी आपने मुझे बताया कि हाँ ये ऐसे है, ये माइक है या ये है, तो मुझे सीखना है। That's the right mindset actually. जैसा आपने कहा, solution oriented होना चाहिए, learning mindset होना चाहिए, as they say you should always be on the learning curve actually. Yes. और dynamic world है, सीखना। तो ये सारी जो बातें हैं, तो अभी आपका लेखनी का सिलसिला चल रहा है, क्या लिख रही हैं आप लेटेस्ट? हाँ जी, मेरी जो लेटेस्ट बुक है नो वुमेन्स लैंड, वो मेरी ऑटोबायोग्राफी है, वो एक मोटिवेशनल ऑटोबायोग्राफी है। मैं आपके श्रोताओं से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर वो पढ़ सकें, और वो उसमें कोई रोना धोना नहीं है, ना कोई बाबा जी का ज्ञान है, ये है उसमें एंटरटेनिंग मोटिवेशनल बायोग्राफी है वो, जो मेरी लाइफ के फेलियर्स को भी बताती है और कैसे मैंने ओवरकम किया। आप उसको पढ़ेंगे, मेरा सीधा सीधा मानना है, या तो आप एक टाइगर बनिए और पहाड़ को
लीप करिए, लेकिन अगर आप लीप नहीं कर पा रहे हैं पहाड़ को, तो आप सांप बन के भी क्रॉल करके उस पहाड़ को क्रॉस कर सकते हैं। ब्यूटीफुल। सोचिए इस बात, हिंदुस्तान की बहुत ही खूबसूरत बेटी आज हमारे साथ हैं संदेश टू सोल्जर्स में। हमारे साथ हैं वेटरन आर्मी ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल अंकिता श्रीवास्तव। इनसे बातचीत का सिलसिला थोड़ी देर और जारी रहेगा। मेरा नाम है शैली भाषांजलि और आज मुझे ये मौका मिला है कि मैं इनसे रूबरू बात कर सकूं। अब महिला की जब बात आती है, नारी की बात आती है, बहुत सारे रोल्स को निभाती है एक नारी, मल्टीटास्क करती है। वो एक बेटी भी होती है, एक माँ भी होती है, एक पत्नी भी होती है। मल्टीपल रोल्स आते हैं। वो रोल्स आपके जीवन में भी रहेंगे। किस तरह से आपने उसको निभाया और खूबसूरती से निभाया? यस भाषांजलि जी, मैं पहले तो बचपन में जब मैं छोटी थी तो मैंने एक कविता लिखी थी, अगर मैं लड़का होती। ह्यूमर था। फिर मैं जब बड़ी हुई तो मुझे लगा नहीं, मैं लड़की हूँ, यही बहुत अच्छी चीज है। और अब मैं जब बहुत सारे रोल्स बनते गए, एज अ वाइफ, एज अ डॉटर इन लॉ, एज अ मदर, बहुत कुछ हुआ। तो मैं सभी वर्किंग वुमेन को ये एक चीज बताना चाहती हूँ आपके प्रोग्राम के माध्यम से, कि हम लोग कोई बिल्कुल दुर्गा जी नहीं है। हम फेल भी होते हैं, हम सुपर वुमन नहीं हैं और हमें सुपर वुमन बनने की कोई जरूरत भी नहीं है। और हम बहुत ज्यादा अपने आप को सोचते हैं कि ये फेलियर को, अगर मेरे बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं आए तो हम लोगों को बताएंगे तो क्या सोचेंगे। तो मैं बहुत गर्व के साथ अपने बताती हूँ कि भाई मेरे बच्चे के इस टेस्ट में या उस टेस्ट में नहीं अच्छे आए। एक मुझे एम्ब्रेस करना है, मतलब मैंने ये सोचा है कि मैं अपने जो भी चीजें हैं, लिमिटेशंस हैं, और मुझे अपना रोल करना है, रोल पे फोकस रखना है रादर देन कि लोग क्या कहेंगे। तो मैंने कभी भी लोग क्या कहेंगे कभी भी नहीं सोचा। पोलाइट रही हूँ हर किसी के साथ और कोशिश किया है हर किसी को अच्छे ट्रीट करूं, लेकिन जरूरी नहीं है ना आपको सामने वाला कैसे ट्रीट कर रहा है। तो एज अ वाइफ और एज अ लेडी और वुमन इन द हाउस, ठीक है, जो भी मिल रहा है आप उसको जस्ट ब्रश अप कर दीजिए और आगे मूव करते रहिए। अल्टीमेटली आप, आपकी फैमिली, जो आपके परिवार है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया क्या कह रही है उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। और दुनिया ने 4 लोगों ने मजाक बना भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है। आप थोड़ी ना छोटे पड़ जाओगे, आपका डेजिग्नेशन नहीं चेंज हो जाएगा। और इवन इन ऑफिस ऑल्सो, देयर इज ऑफिस में भी मैं यही कहती हूँ, आई बिलीव इन वन आर्म डिस्टेंस थ्योरी, जो मैं हर वर्किंग वुमेन को आपके प्रोग्राम के माध्यम से बताना चाहूंगी कि वन आर्म डिस्टेंस थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने वर्किंग प्लेस में, जिससे आप अगले की प्राइवेसी वाली लाइन को क्रॉस ना करें और दूसरे को भी अलाउ ना करें। ये एक बहुत हेल्दी वर्क प्लेस बनता है। तो उसमें आप बहुत ज्यादा अपने को ओपन अप नहीं करते। सेकंड चीज मैं आपके प्रोग्राम के माध्यम से सोल्जर्स के लिए बताना चाहूंगी, मतलब मैं सोल्जर्स के तरफ से मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि सोल्जर्स को क्या चाहिए होता है हमारे देश से। हाँ। हमारे देश से सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए होती है, हमें और कुछ नहीं चाहिए होता है। और अगर आप सोल्जर्स की लाइफ से कुछ अपनी डेली लाइफ में ला सकें, उससे बड़ा रिवॉर्ड और अर्निंग हमारी कुछ नहीं होती है। कि आप अगर डिसिप्लिन हो जाएं, अगर आप सिविलियन स्ट्रीट पे चल रहे हैं, वहां पे भी आप देखेंगे कि जोर जोर से म्यूजिक बजा रहे हैं या आप दूसरों की कदर नहीं कर रहे हैं और आप आगे नहीं बढ़े, इनिशिएटिव नहीं दिखा रहे हैं, लीडरशिप क्वालिटी नहीं दिखा रहे हैं। कभी ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे आपको ये सब दिखाना चाहिए, तो हमें लगता है सोल्जर्स की लाइफ से अगर आप ये बोरो कर सकते हैं, सीख सकते हैं, इससे बड़ा रिवॉर्ड हम सोल्जर्स को नहीं मिलेगा। ओके, राहुल यहाँ पटना से लिखते हैं कि बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत इंस्पिरेशनल, बहुत मोटिवेशनल प्रोग्राम है ये। और एक बात है कि ये यूट्यूब पे तो मिल जाएगा ना, आई एम श्योर यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको डेफिनेटली। फिलहाल आप ये लाइव शो बस थोड़ी देर और है जो हम बात करेंगे आपसे। क्या योजनाएं आपने अपने लिए आगे के लिए रखी है? हाँ, बिफोर दैट मैं अपने यूथ को भी बताना चाहती हूँ, डिफेंस एस्पिरेंट्स को या जो यूथ ऑफ द कंट्री है हमारे, प्लीज डोंट वेस्ट टाइम। टाइम बहुत जल्दी भाग जाएगा। अपने आप को किसी भी चीज में ऐसे वेस्ट मत करिए, जस्ट फोकस करिए अपना जो आपका गोल है उसके लिए एक टाइम टेबल बनाइए। और टाइम टेबल को अगर आप फॉलो नहीं कर पाते और आप अपने डेली गोल को नहीं अचीव कर रहे हो तो आप अपने को पनिश भी करिए। दिस इज व्हाट आई हैव बीन फॉलोइंग, पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड मैं अपने आप को करती हूँ। और जैसे अभी आपने बोला आगे के क्या मेरी योजनाएं हैं, वो योजनाएं तभी होंगी जब मैं टाइम टेबल लाइफ के
साथ चलूंगी और मैं उस योजना पे पहुंचूंगी। मुझे अभी कुछ ऐसी चीजें करनी है जो मैंने अभी तक लाइफ में नहीं कर पाई हूँ, जैसे कि मैं डांस करना चाहती हूँ किसी नेशनल स्टेज पे, तो शायद आगे जाके कभी मौका मिलेगा तो मैं जरूर सीखूंगी पहले तो, उसके बाद मैं। हमारी शुभकामनाएं आपको उसके लिए। लेकिन रेडियो के माध्यम से तो डांस तो नहीं, लेकिन आपकी आवाज लगातार सुन रहे हैं, अगर आप उसको लयबद्ध करना चाहती हैं कुछ गीत के माध्यम से तो वो भी कर सकती हैं। ऑल राइट, आप सीखिए अपने डांस के स्टेप सीखिए, फिर उसको शोकेस कीजिए। नया करना ही है। और मैं मोटिवेशनल स्पीकर होने के नाते मेरी इच्छा है कि मैं विदेशों में भी जाकर वहां पे भी जो हमारे मतलब मैं इस प्लैनेट को ना एक अच्छी जगह बनाना चाहती हूँ, गुडनेस स्प्रेड करना चाहती हूँ बेसिकली। तो मैं इस कंट्री में या कहीं और भी किसी भी कंट्री में जाकर मैं जहां पे भी लोग मुझे मिले, आई वांट टू जस्ट मोटिवेट देम टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स। बस। ब्रिलियंट कर्नल अंकिता श्रीवास्तव, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा। कुछ अगर शब्द रह गए हों, क्योंकि हमारे पास अभी एग्जैक्टली 30 सेकेंड्स हैं, तो हमारे श्रोताओं को कह दीजिए। हैव फेथ इन योरसेल्फ, एब्सोल्युटली अपने ऊपर इतना भरोसा करिए और अपने को किसी से कम मत समझिए। प्लीज इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मत रखिए। आपको लगेगा कि मेरा स्किन का कलर ऐसा है, या मेरी आंख छोटी है, या मेरे पास ये पैसे नहीं है, या मेरे माता पिता ने मुझे ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ाया इसलिए मुझे ये नहीं मिला, या मुझे किताब नहीं मिली, या मेरे को कोचिंग नहीं मिली। मुझे कोई कोचिंग नहीं मिली थी, मैंने कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पर मैं ट्रेनिंग कर सकूं SSB जाने के लिए, मगर मैंने हर उस चीज का उपयोग करा जो मुझे पास सामने थी। तो मेक बेस्ट यूज ऑफ वॉट एवर यू हैव, दिस इज माई मंत्रा। एब्सोल्युटली, दैट इज अ ब्रिलियंट मंत्रा, जिसका जाप रोज करना चाहिए, जिसको धारण रोज करना चाहिए। थैंक यू अंकिता श्रीवास्तव जी, आप स्टूडियो में आई, बहुत बहुत धन्यवाद। और संदेश टू सोल्जर्स ये कार्यक्रम, इसकी प्रस्तुतकर्ता थी प्रभा कुमार। अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।